नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में पार्ट 3 पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर का पार्ट 3 है ये। तो आप लोग से सभी लोग से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पढ़ाना बहुत ज़्यादा है और समझाना ही बहुत ज़्यादा है। तो सभी को देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 3 आज स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा हैंड रिटन है, ठीक है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक था। भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य लगभग 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया, जिनका वर्णन निम्न है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों, सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक की रचना हुई। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने को दी थी। अभिधम पिटक में चित्र, चेतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। पाली भाषा का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखित दीपवंश में मिलता है। अशोक के शिलालेखों में भी यह भाषा अंकित है। प्रमुख पाली व्याकरण: सदंती व्याकरण, मेगालन व्याकरण, कचायन व्याकरण। प्रमुख पाली ग्रंथ: मिलिंद पन्हो, महावंश, दीपवंश, अट्ठकथा। श्रीलंका के मोगालन ने मोगालन व्याकरण तथा कचान ने कचायन व्याकरण की रचना की थी। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर प्रचलित थी। पाली को मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया गया है। स्वर: अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ओ, ओ। व्यंजन क्या क्या था? तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न, फिर त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, दंती स, ह। और ये इसको भी ढ बोलते हैं। फिर अंग, अ पे बिंदु है तो अंग बोलेंगे, अंग। प्राकृत: प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा। हेमचंद्र ने व्याकरण की रचना की, इसलिए इन्हें प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। प्राकृत के भेद: महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसायनी। वररुचि ने इसके 4 भेद माने, परंतु हेमचंद 4 भेद माने। कौन कौन भेद है? महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसायनी। ये वररुचि के अनुसार है, परंतु हेमचंद ने अपने प्राकृत व्याकरण में इसे 3 भेदों में वर्गीकृत किया है: अर्धमागधी, आरसी, चुलिका, पैसाची और अपभ्रंश।
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 7 प्रकृतों का उल्लेख किया है। शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्या, बाहलिक, अवंतिजा तथा प्राच्या। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृत के मुख्य भेद शौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी है। प्राकृत भाषा के प्रकार शौरसैनी प्राकृत, यह मुख्यतः मथुरा के आसपास व मध्य देश के प्रमुख बोली थी। आचार्य भरत मुनि के अनुसार शौरसैनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। बाद में इससे पंजाबी तथा हिंदी भाषा समूहों की उत्पत्ति हुई। दिगंबर जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य शौरसैनी में ही लिखा। आधुनिक विद्वानों के अनुसार शौरसैनी प्राकृत से ही आगे चलकर महाराष्ट्री प्राकृत का विकास हुआ। जैन साहित्य के अतिरिक्त कर्पूर मंजरी, राजशेखर, चंद्रलेखा, रुद्रदास, आनंद सुंदरी, घनश्याम आदि रचनाओं में इसका प्रयोग है। ठीक है। अर्धमागधी प्रचलन क्षेत्र मगध, कौशल, अयोध्या, सुरसेन या मथुरा। विशेषताएं: सामान्य बोलचाल की साहित्यिक भाषा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसी भाषा में उपदेश दिए। इन उपदेशों का संग्रह आगम कहलाता है। अन्य नाम: आर्ष प्रकृति। हेमचंद के अनुसार आदि भाषा आर्ष, आरसी। जैनाचार्यों के अनुसार विद्वानों की मत जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे मध्य देश और मगध की भाषा माना है। मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार, मगध में प्रचलित थी। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। मार्कंडे ने मागधी की उत्पत्ति शौरसैनी से बताई है। अश्वघोष के नाटकों में मागधी प्राकृत के प्राचीनतम रूप में परिलक्षित होते हैं। प्राकृत व्याकरण के अनुसार मागधी प्राकृत की विशेषताएं थी। र के स्थान पर ल का स मतलब दंती स, तालव्य स और मूर्धनी स के स्थान पर तालव्य स का उच्चारण तथा अकारांत शब्दों के कर्ता कारक एक वचन की विभक्ति ए का प्रयोग, जैसे जन को जने, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, मृच्छकटिकम, शूद्रक आदि रचनाओं में यत्र तत्र मागधी के दर्शन होते हैं। अगला है पैशाची। यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। हार्नले ने इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम ने संस्कृत और शौरसैनी का विकृत रूप माना है। पैशाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था। इसके अवशेष चीन, तुर्किस्तान, काफिरिस्तान, गांधार आदि में पाए गए शिलालेखों में मिलते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं में पैशाची का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। महाराष्ट्री साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। प्राकृत व्याकरणों ने इसे आदर्श प्राकृत माना है और सबसे पहले उन्होंने ही इसका विवेचन किया। संस्कृत नाटकों में प्राकृत पद्य रचना प्रायः इसमें ही हुई है। काव्य भाषा के रूप में यह समस्त उत्तर भारत में प्रचलित रही है। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों के गीत इसी भाषा में लिखे। किस भाषा में लिखे? महाराष्ट्री भाषा में। तो चलिए अब हम लोग इसी से संबंधित कुछ सवाल को कंप्लीट करते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी से। तो प्रश्न क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? तो उत्तर है 3 भागों में, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश हम
कल पढ़ेंगे। पाली भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की रचना किस भाषा में हुई? तो पाली भाषा में हुई। अभिधम्म पिटक में किन धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है? जैन, बौद्ध आदि धर्मों का। पाली भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखित दीपवंश में। पाली भाषा का मुख्य रूप से किन स्थानों पर प्रचलित थी? मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर। हेमचंद्र को प्राकृत का पन्नी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने प्राकृत व्याकरण की रचना की। प्राकृत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति किससे मानी है? हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में प्राकृत के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 7 भेदों का। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्या, बाल्हिक, अवंतजा तथा प्राच्या। शौरसेनी प्राकृत मुख्य रूप से कहाँ की बोली थी? तो मथुरा के आसपास वह मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली थी। जैन धर्म के दिगंबर जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य किस भाषा में लिखे हैं? शौरसेनी में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? अर्धमागधी प्राकृत में। अर्धमागधी के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? आगम। मागधी प्राकृत कहाँ प्रचलित थी? प्राचीन काल में दक्षिण बिहार, मगध में, जिधर हम लोग रहते हैं, मतलब मेरा जहाँ घर है। किस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है? त्रिपिटक में। पैशाची भाषा कहाँ की भाषा थी? उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की। पैशाची भाषा के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? चीन, तुर्किस्तान, काफुरिस्तान, गांधार आदि के शिलालेखों में। कौन सी प्राकृत साहित्यिक दृष्टि से सबसे अधिक विकसित मानी जाती है? महाराष्ट्री प्राकृत। संस्कृत नाटकों में प्राकृत पद्य रचनाएं प्रायः किस भाषा में होती थीं? तो महाराष्ट्री प्राकृत में। कालिदास और हर्ष ने अपने नाटकों के गीत किस भाषा में लिखे हैं? महाराष्ट्री प्राकृत में। अपभ्रंश को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। किसने प्राकृत को संस्कृत की विकृत रूप माना? हार्नले और पुरुषोत्तम ने। कौन से प्रमुख पाली व्याकरण ग्रंथ हैं? सदनीति व्याकरण, मोगालन व्याकरण और कचायन व्याकरण। प्रमुख पाली ग्रंथ कौन कौन से हैं? मिलिंद, पन्हो, महावंश, दीपवंश और अट्ठकथा। तो दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके अलावा और भी आपको कुछ चाहिए, कुछ सवाल हो, जवाब हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।